This call is now being recorded. Okay. Okay, students, this is lecture number 21, and today we are going to discuss topic forecasting technique of unit 2. ओके तो सबसे पहले बात करते हैं फोरकास्टिंग टेक्निक्स की। फोरकास्टिंग पहले समझता हो तो क्या होता है फोरकास्टिंग, कभी सुना ना वर्ड आपने ये लाइफ में? यस सर, किसी के बारे मतलब पहले से ही वो निकालना सर, रिजल्ट का अजम्पशन। रिजल्ट का एजम्पशन निकालना, वेरी गुड यार। हम लोग बात करें रिजल्ट को हम लोग कैसे मतलब एक तरह से समझते हो कि एज्यूम कर लेंगे कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो उससे बोलते हैं हम लोग बेसिकली फोरकास्टिंग। ठीक है, अब फोरकास्टिंग बेसिकली हो किस बेस पे रही है वो डिपेंड करती है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हम लोग उसके बेस पे फोरकास्टिंग करते हैं कि अगर बात करूँ मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हम लोग जब कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा फोरकास्टिंग किस पे होगी कि हमारा पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितना होगा। ठीक है, अगर बात करूँ मैं एक एज ए ओनर कि जो मेरी सेल्स है वो कितनी जाएगी, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मतलब ये सारे टर्म्स हैं जिनकी मैं फोरकास्टिंग करना चाहूँगा एज ए ओनर ऑफ ए फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा टर्म फोरकास्टिंग। क्लियर होगा फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे कुछ लोग आपका हाथ देख के एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो भी आपको बताते हैं भविष्य, तो उनके पास कुछ टेक्निक होती है, वो आपके हाथ की रेखाएं देखेंगे या कुछ देखेंगे, ग्रहण वगैरह कुंडली देख के आप मेरे भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पैटर्न में हमारा अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं अपने टर्म्स में, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टॉपिक है। इसके कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या फोरकास्टिंग करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया, हम लोग करते हैं प्रोडक्ट की लॉन्चिंग का, प्रोडक्ट का मार्केटिंग का, सेलिंग का और हमारा प्रॉफिट का, ये हम लोग करते हैं फोरकास्ट इन दिस टॉपिक, फोरकास्टिंग टेक्निक। तो पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोरकास्टिंग। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर इवेंट्स बाय कास्टिंग द फॉरवर्ड पास्ट डाटा। सीधी सी बात है कि अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट की सेल की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसका पहले पास्ट रिकॉर्ड चेक करेंगे कि वो पहले कितनी उसकी बिक्री रही है। उस डाटा के बेस पे हम लोग उसकी फर्दर फोरकास्टिंग करेंगे कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ में उसकी सेल कितनी होने वाली है। ठीक है, तो दिस इज द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ फोरकास्टिंग। फिर से पढ़ लेते हैं, फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग ए फ्यूचर इवेंट बाय कास्टिंग फॉरवर्ड पास्ट डाटा। तो जो सारा फोकस है वो हमारा किस पे है, हमारे पास्ट डाटा के ऊपर है, राइट। फिर बात करते हैं आगे, द पोस्ट डाटा आर सिमेट्रिकली कंबाइंड इन ए प्रीडिटरमाइंड वे टू ऑब्टेन द एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो जो हमारा डाटा है हम लोग उसको एक पैटर्न में, एक वे में हम लोग उसको अरेंज करते हैं ताकि हम लोग उसको प्रोडक्शन कर सके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग ए फ्यूचर इवेंट बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव कंसिडरेशन अदर देन जस्ट पास्ट डाटा। These subjective considerations need not to be combined in predetermined way। तो ये एक अलग वे है, हम लोग इसको भी बाद में देखेंगे। ठीक है, हम लोग बस फोकस करेंगे इस पे, फोकस करने वाले हम लोग जा रहे हैं अभी नेक्स्ट पे, राइट। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन ऑफ फोरकास्टिंग। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन रेट। मान लीजिए आप एक कोई फर्म के ओनर हैं और कुछ आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब आप फोरकास्टिंग आपके पास होगी तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है और किस रेट से आपको प्रोडक्शन करना है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, इट फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट, मटेरियल बजट। सीधी सी बात है, जब आपको क्लियर होगा कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है और किस रेट से करना है, तो आप उसके बाद जो प्रोडक्शन बजट है एज वेल एज जो आप कितना लेबर आपको रिक्वायर्ड होगा, कितना आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ये सब आप बेसिकली उसके बाद प्लानिंग कर सकते हो, राइट। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स टू सजेस्ट द नीड फॉर प्लांट एक्सपेंशन। आपको अगर मान लीजिए आपकी बहुत ज़्यादा नीड आने वाली है, जैसे आपने फोरकास्टिंग में किया, तो जाहिर सी बात है आपको अपना प्लांट भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्लांट एक्सपेंशन में भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा फोरकास्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, एसेंशियल फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है कि जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट हम लोग कोई डिजाइन कर रहे हैं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग फोरकास्टिंग के बेस पे ही करते हैं कि हमारे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, आगे कुछ साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा हमारे पास 4G फोन होंगे या 5G फोन होगा। अभी भी हम लोग 5G फोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में ये 4G हमारा जो है ऑब्सोलेट हो जाएगा,
क्या फ़ोन आ जाएंगे? 5G आ जाएंगे, ठीक है, जो कि अभी हम लोग सुन नहीं रहे हैं। सीधी सी बात है, ये हमारी फोरकास्टिंग है। जो हमारे कुछ भी उन्होंने जो कंपनी जिस पे काम करती हैं उन्होंने इस पे काम कर रखा होगा, उनको लगा होगा कि हमें इससे भी इम्प्रूव करना है, तो हम लोग 5G पे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अब जाहिर सी बात, जब हमारा 5G आएगा तो सिंपल सी बात है, जो हमारे फ़ोन अभी चल रहे हैं 4G वाले, वो हमारे चेंज होंगे, वो डेवलप होंगे टू अडॉप्ट द 5G सिग्नल। सीधी सी बात है, ठीक है। ये भी हमारा हो जाता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द प्राइस पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो प्राइस होगा वही हमारा अल्टीमेटली में प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग फोरकास्टिंग करेंगे, जैसे हमारा रिजल्ट आएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कैसे रन करेगा, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइस भी चेंज करते हैं एज पर फोरकास्टिंग टेक्निक। लास्ट पॉइंट है आपका, हेल्प इन डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब कोई आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसकी जो फर्क पड़ता है उसकी सेलिंग में, पड़ता है उसकी मार्केटिंग में या उसकी एडवर्टीजमेंट में, कि आप उसको किस तरह से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। आप जिसको मार्केट में ये प्रोडक्ट देना चाहते हो उस तक आपका जो मार्केट की वैल्यू है वो पहुंचे नहीं पहुंच रही है, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये जो लास्ट सारे पॉइंट्स हैं, दीज आर द एडवांटेज ऑफ फोरकास्टिंग। ये सब सारे काम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक्स, राइट। उसी बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। एप्लीकेशन में देख लीजिए, हमारा जो पहला पॉइंट है, इट्स द सेल्स फोरकास्टिंग, forecasting the need of raw material, forecasting the economic trends, forecasting the staffing needs, forecasting the education environment in rural setting, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि आप देखो ऑलमोस्ट हर फील्ड में आप फोरकास्टिंग की आपको नीड पड़ती है। यानी कि जो अगर बात करूँ मैं एप्लीकेशन की, तो इट इज एप्लीकेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स जो हमारे डेली लाइफ में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, तो ये हो गया हमारा फोरकास्टिंग का एप्लीकेशन। अब बात करते हैं फोरकास्टिंग की टेक्निक्स की, कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी फोरकास्ट है इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा है क्वालिटेटिव, दूसरा हमारा है पार्ट क्वांटिटेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव, इसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। बेसिकली जो ये वाला पार्ट है ये हमारा होता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है, मतलब 1 to 3 मंथ और 3 to अप्रोक्सीमेट अप टू 2 ईयर्स। यानी कि अगर हमारा 1 से लेके 2 ईयर तक की बात करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म या मिड टर्म। अगर हमें उससे ज़्यादा लंबी प्लानिंग करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, तो हम लोग फिर यूज़ करते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। अब फर्दर इसके फिर हमारे क्लासिफिकेशंस हैं। अगर मैं बात करूं मैं क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव की, तो इसमें हमारा जो पहला आता है वो आता है जजमेंटल। इसमें हमारे सब पार्ट्स हैं ओपिनियन, मार्केट, ट्रायल, मार्केट रिसर्च और डेल्फी टेक्निक्स। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसको हल्का सा इंट्रोड्यूस करके आपको बता दूंगा इसमें होता क्या है। लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में डिजाइन नहीं है। सिलेबस क्या दिया है आप पे, देख लो एक बार। सिलेबस आपका ये है, तो सिलेबस में जो दिया हुआ है वो दिया है आपका सिर्फ कैजुअल, टाइम सीरीज मॉडल, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रेंड सीजनिटी। यानी कि ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है भाई। तो जो हमारा फोकस रहेगा आज वो किस पे रहेगा, वो रहेगा हमारा मूविंग एवरेज। वेटेड भी नहीं है, मैं बता दूंगा तब भी इसमें क्या होता है, और एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। उसके बाद कैजुअल, इकोनॉमिक्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हम लोग आज ये 4 टॉपिक खत्म कर रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। जो हमारा पहला हम लोग देखेंगे फटाफट इसमें क्या होता है सब्जेक्टिव में। पहली बात करते हैं जजमेंटल की, ठीक है। इसमें क्या बेसिकली करते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, ठीक है, इस पढ़ लेते हैं फटाफट इसको। दिस टेक्निक आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। यानी कि हमें कोई बहुत लंबे समय के लिए फोरकास्टिंग करने की नए प्रोडक्ट के लिए, then this method is based upon the art of human judgment, that how well a human being can predict and demand of a product in the future. These method does not require past data. यानी कि सीधी सी बात ये, आपने कोई मार्केट में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके ऊपर आपको कोई पास्ट डाटा के ऊपर नहीं जाना है। बस जो आप जिस
अपने कस्टमर को वो भी अपना प्रोडक्ट दे रहे हो, तो उसके ऊपर है कि वो उस प्रोडक्ट को कैसे लेता है। यानी कि ह्यूमन जजमेंट के ऊपर पूरा ये आपका जो पहला पार्ट है ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें कोई भी हमारा साइंटिफिक रीजन नहीं है, जस्ट इट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन जजमेंट कि आपका जो ह्यूमन है, जो कस्टमर है, वो उसको कैसे जज कर रहा है। अगर उसको लाइक कर रहा ले लेगा, नहीं करा तो नहीं करेगा। मतलब इसके पीछे हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते, राइट। दूसरा क्या है हमारे पास, ओपिनियन सर्वे। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कुछ एक पर्टिकुलर रेंज पकड़ लेंगे या कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे, हम लोग उस एरिया के कस्टमर्स को बेसिकली एक सर्वे करते हैं। ठीक है, मतलब यस और नो, जैसे हम लोग आप देखा होगा एग्जिट पोल होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग पूछते हैं कि आपको किस पार्टी कौन सी अच्छी लग रही है, क्या पार्टी की पॉलिसी अच्छी है। तो उससे हमें एक हल्का सा आइडिया मिल जाता है कि इस एरिया में कौन सी पार्टी जीत रही है, राइट। तो ऐसे हम लोग एक ओपिनियन सर्वे कर लेते हैं पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रेंज में, जो भी हमारा, जहां हम लोगों को टारगेट हमारी ऑडियंस है। पास में आ रही है। तो ये होता है हमारा ओपिनियन सर्वे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा है मार्केट ट्रायल। मार्केट ट्रायल में क्या करते हैं हम लोग, अब जो भी हमारा प्रोडक्ट नया आने वाला है उसको हम लोग कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन के बीच में लॉन्च करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप सुना होगा व्हाट्सएप का पेमेंट ऑप्शन आने वाला है, सुना आप लोगों ने इसके बारे में। यस सर। तो जो भी पेमेंट ऑप्शन है अभी तुरंत तो ऐसा नहीं कि सबके पास आ गया, वो कुछ महीनों से कुछ लोगों के ऊपर ट्रायल चल रहा था। ठीक है, पर्टिकुलर कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने ट्रायल करा, उसको देखा कि वो कैसे रिजल्ट दे रहा है। जब उनके आप पास से वो सब कुछ डाटा बिल्कुल एक्यूरेट उन्हें मिल जाएगा कि जो भी मेरी ऐप में फीचर्स हैं वो सही वर्क कर रहे हैं, पेमेंट सही से हो रहा है, उसके बाद वो बाकी लोगों के ऊपर वो फैसिलिटी को लेके आएंगे। तो इसे बोलते हैं हम लोग बेसिकली मार्केट ट्रायल। यानी कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन के ऊपर हमने प्रोडक्ट दिया, उनको यूज करने के लिए बोले कि आप इसको यूज करो और बताओ कि आपका क्या इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग बेसिकली मार्केट ट्रायल, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा हमारा है मार्केट रिसर्च। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, इसमें हम लोग एक थर्ड पार्टी को पकड़ते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्टी हमारे बिहाफ पे मार्केट में जाके जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी कस्टमर्स हैं, उनसे डाटा लेती है, उनसे सर्वे कराती है, और जो उनका सर्वे हमें मिलता है, जो उनकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बेसिकली, उस बेस पे हम लोग प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं या उसकी हम लोग डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, ये पर्टिकुलर हम लोग इसे मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, जस्ट एक थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू सर्वे करा लेंगे और हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी डिमांड होने वाली है और क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये हो जाता है हमारा मार्केट रिसर्च। अब जो थर्ड है वो है हमारा डेल्फी टेक्निक्स। ठीक है, अब डेल्फी क्या है, इन सब में सबसे बेस्ट टेक्निक बोलते हैं हम लोग, डेल्फी को बोलते हैं। ठीक है, डेल्फी क्या है बेसिकली, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड पीपल्स को लेते हैं जो किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं मोबाइल के बारे में, तो मैं उस बंदे से बात करूंगा जिसको मोबाइल की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, मैं उसकी राय लूंगा। बात सुना रही है। अगर मैं ऐसे किसी एरे से पूछूंगा तो वो मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा जो मेरा नया मार्केट में फोन आने वाला है, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो स्पेसिफाइड एक्सपर्ट लोगों को लेते हैं, उनका एक बनाते हैं पैनल, उस पैनल के थ्रू हम लोग डिस्कशन करते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, सर्वे लेते हैं, और बेसिकली उसी बेस पे हम लोग पूरा डाटा क्रिएट करते हैं। तो उस डाटा के बेस पे हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं अपने नए प्रोडक्ट के बारे में। तो आउट ऑफ दिस ऑल 3 to 4, डॉल्फी टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव एंड बेस्ट टेक्निक। इसको सबसे बेस्ट टेक्निक बोलते हैं इसीलिए क्योंकि इसमें हमारा जो डाटा है बिल्कुल ऑथेंटिकेट, बिल्कुल डाटा एक्यूरेट आता है, राइट। तो ये सारी बात होगी हमारी सब्जेक्टिव फोरकास्ट टेक्निक की। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको मैंने बता दी कि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर बात करते हैं हम लोग सिंपल, अपना जो टॉपिक हमारा है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन फोरकास्टिंग। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कई बार, these are also called the objective techniques। नाम बदल गया है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि हम किसी बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट टेक्निक हमारी है वो हम लोग पढ़ेंगे आज, सिंपल मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, अब ये अप्लाई कब होता है, ये हम लोग अप्लाई तब करते हैं व्हेन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज नाइदर ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग रैपिडली। यानी कि जब कोई प्रोडक्ट की जो एक डिमांड है ना तो बहुत तेजी से बढ़े ना बहुत तेजी से घटे, एंड इफ इट डज नॉट हैव सेजनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका मतलब क्या है, बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनीवन।
जैसे आप लोग देखो कि अभी सर्दियां आ रही हैं, ठीक है, तो सर्दियां आते ही जो आपकी ये स्वेटर हैं, वुलन्स गारमेंट्स हैं, इनकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। वहीं गर्मियों में जो हमारे एसी कूलर हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जब हमारे पास इस तरह की डिमांड आती है, उसको बोलते हैं हम लोग सीजनल कैरेक्टरिस्टिक या सीजनल डिमांड, राइट। तो जब ये सब चीजें नहीं होती हैं, तब हम लोग यूज करते हैं मूविंग एवरेज टेक्निक्स, जो कि हमारी बहुत यूजफुल है, एंड इट कैन बी यूजफुल इन रिमूविंग द रैंडम फ्लक्चुएशन और फोरकास्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो बात समझ आ गई, हम लोग कब इसको यूज करते हैं, जब हमारी डिमांड बहुत ज्यादा ग्रो ना कर रही हो, बहुत ज्यादा डाउन ना हो रही हो, और सीजनल कैरेक्टरिस्टिक ना हो, तो हम लोग यूज करते हैं मूविंग एवरेज टेक्निक को, ठीक है। सीधी बात करते हैं इसमें। अब इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं क्या है। फॉर्मूला दे रखा है हमारा एफ टी मीन्स फोरकास्टिंग टेक्निक का डाटा, ठीक है, जो हमारा आने वाला पीरियड है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 अप टू ATN, यानी कि जितने पीरियड के हम लोगों को फोरकास्टिंग करनी है, वो टाइम पीरियड लेंगे एक्चुअल, डिवाइड कर देंगे उसको नंबर ऑफ टर्म से। बात करूं मैं, अगर मैं सिर्फ 3 मंथ की फोरकास्टिंग करना चाह रहा हूँ, 3 मंथ की, तो मैं 3 मंथ का डाटा लूंगा एक्चुअल, उसको डिवाइड कर दूंगा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है AT1 AT2, ये हमारे एक्चुअल डाटा है, रियल। और FT क्या है, जो हम लोग फोरकास्ट करने जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई? कुछ डाउट हो पूछो, कि हम लोग इसका सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बताओ भाई। यस सर। ओके, तो सीधे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक डाटा दिया होगा, उसमें क्या होता है कि आपको एक टेबल दे रखी होंगी आपकी डिटेल्स, जो कि आपकी मंथ वाइज होगी। दूसरे में दे रखा होगा आपको एक कॉलम वाइज, उसमें आप दे रखे होंगे कि पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, द फर्स्ट 2 कॉलम शोज द मंथ एंड द सेल्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है यू हैव टू फोरकास्ट बेस्ड ऑन 3, 6 एंड 12 मंथ मूविंग एवरेज। अब किसी मन में ये वाली बात नहीं आ रही होगी कि ये मूविंग एवरेज क्यों बोल रहे हैं, मूविंग क्यों बोल रहे हैं इसको। किसी दिमाग में ये चीज आ रही है, मूविंग क्यों बोल रहे हैं, ये हमने एवरेज सुना है, ठीक है, एवरेज है, मूविंग क्यों बोल रहे हैं इसको, क्यों भाई? क्वेश्चन में आ रहा है, वाई वी आर कॉलिंग इट मूविंग एवरेज। मूविंग बोलते हैं इसको, कई जगह इसको रोलिंग भी बोलते हैं, रोलिंग एवरेज, अलग उसमें अलग नाम दे रखा है। इसका मैं बताता हूँ रीजन। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे अभी आप क्वेश्चन देखोगे, तो ये जो आपका एवरेज है, ये स्लाइटली चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप मंथ में आगे बढ़ोगे, तो ये जो इसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू चेंज होगी, मूव होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अलग बात है, बट चेंज होगी। जब ये मूव करेगी आपकी वैल्यू, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग या रोलिंग एवरेज। मैक्सिमम जगह आपको मूविंग वर्ड मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको रोलिंग भी इसको बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि जैसे आपको कहा गया कि आपको निकालना है पहले 3, 6 और 12 मंथ का मूविंग एवरेज। तो हम लोग पहले बात करते हैं 3 मंथ्स की। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हैं, उनका जो डाटा एक्चुअल है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जो स्टार्टिंग के 3 डाटा हैं, AT1 AT2 AT3, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो वो मिल जाएगा डाटा मेरे को 3 मंथ का मूविंग एवरेज। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है मेरे को। अब देखो इसमें क्या है, ये पास्ट सेल हमारे डाटा है हमारे पास कि लास्ट मतलब इस मंथ में हमारी सेल कितनी रही है, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है। तो मैं बात करता हूँ जनवरी में कोई पर्टिकुलर पार्ट था, उसकी सेल हुई है 450 यूनिट्स, फरवरी में हुई है 440, मार्च में हुई है 460, अप्रैल में हुई है 410, मई में हुई है 380, जून में हुई है 400, जुलाई में हुई है 370, लाइक दिस। ये पूरा आपको डाटा एक दिया हुआ है। अब सीधी सी बात ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि 3 मंथ मूविंग एवरेज, तो जब मैं 3 मंथ का एवरेज लूंगा, तो सीधी सी बात है कि जो मेरा पहला मंथ है, यहां मुझे कोई एवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मेरे पास 3 मंथ नहीं है, और यहां भी नहीं मिलेगा। तो जो मेरा पहला एवरेज आएगा 3 मंथ का, वो कहां पे आएगा, वो आएगा मेरा अप्रैल में आएगा। और जो मेरे पास डाटा है 3 मंथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे। यानी कि मैं क्या करूंगा, बेसिकली मेरी जो पहली फोरकास्टिंग आएगी, वो मेरी फोरकास्टिंग यहाँ पे आएगी अप्रैल में, ठीक है। अब फॉर्मूला मेरे पास सिंपल फॉर्मूला, मुझे इन तीनों का मीन लेना है, 450 प्लस 440 प्लस 460। बताओ भी कितना इसका आएगा एवरेज।
क्लास में है कोई? 450 प्लस 440 प्लस 460, सर 450 आएगा सर। 1350/3, ये आपका आ जाएगा कितना बोला भाई आपने? सर 450। 450, बिल्कुल सही है। तो बेसिकली ये आपका आ गया है यहाँ पे 450, ठीक है। ऐसे ही अगर जैसे मैंने बात करी इसके लिए, तो इसके लिए मेरा एवरेज था ये वाला, सॉरी ये 3 टर्म से वैल्यू। अगर मैं बात करूंगा इसके लिए जो कि मेरा मई का है, तो मई के लिए मेरे पास हो जाएंगे 3 ये वाली वैल्यू। तो अब मैं निकालूंगा एवरेज, कैसे आ जाएगा मेरा 440 प्लस 460 प्लस 410 डिवाइड बाय 3। ये कितना आ रहा है भाई? 440 प्लस 460 प्लस 410 डिवाइड बाय 3, ये आपका आ रहा है 436, ठीक है। 436 ये आपका आ गया है फॉर द मंथ ऑफ मई। ऐसे ही हम लोग करस्पॉन्डिंगली हर मंथ के लिए फोरकास्टिंग कर देंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये हो गया मेरा 3 मंथ मूविंग एवरेज। सिमिलरली अगर बात करूं मैं 6 मंथ एवरेज की, तो यहीं पे मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे कि अगर मैं 6 मंथ के लिए करूंगा, तो मेरे को 6 मंथ का डाटा चाहिए होगा पहले, यानी कि अगर बात करूं मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, यानी कि जो मेरा पहला डाटा निकल के आएगा वो मेरा आएगा जुलाई में आएगा 6 मंथ के लिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो मेरा 6 मंथ का है, मुझे 6 मंथ चाहिए एवरेज के लिए। तो मैं क्या करूंगा, अब जो मेरी ये 6 मंथ है, ये मैं इनका निकालूंगा एवरेज। देखिए 450 प्लस 440 प्लस 460 प्लस 410 प्लस 380 प्लस 400, ये मेरे 6 हो गए, डिवाइड बाय 6। तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा मेरा 6 मंथ मूविंग एवरेज। क्लियर है बात? ये यस हो सर। गया मेरा 6 मंथ मूविंग एवरेज। अभी हम लोग निकाल के देख नहीं रहे क्योंकि टाइम कम है, मैं आपको बस ऐसे बता दे रहा हूँ फटाफट। तो ये हो गया मेरा 6 मंथ का। इसके बाद बात करता हूँ मैं 12 मंथ मूविंग एवरेज। अब 12 मंथ का जो मैं बात करता हूँ, टू कुछ टू कह जीरो रहे सिक्स क्या? पॉइंट अच्छा आप 06.6। 2206.6, ये आप बेटा किसका बता रहे हो आंसर? सर ये जो एवरेज निकालना था ना, 12 मंथ का? नहीं सर 6 मंथ का जो निकालना था। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके, मैं चेक कर लेंगे वैल्यू कितनी, मैं निकाली नहीं अभी, चेक कर लेंगे स्लाइड्स में। तो अब बात करते हैं 6 मंथ के अलावा 12 मंथ की। तो जब मुझे 12 मंथ का चाहिए, तो जाहिर सी बात है मेरे को 12 मंथ का डाटा चाहिए होगा। तो मेरा 12 मंथ कहाँ से कहाँ हो जाएंगे? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि ये मेरे 12 महीने हो गए। इन 12 को डिवाइड कर दूंगा मैं 12 से, तो मेरा डाटा आ जाएगा यहाँ पे कुछ डाटा मेरा यहाँ पर आ जाएगा फॉर 6 मंथ का, ठीक है। अब देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, मैच कर लेते हैं। देखिए तो जो मेरा 3 मंथ का था, जो मेरी पहली 3 मंथ के डाटा आएगा वो मेरा आएगा यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि 3 मंथ मेरे यहाँ पहले के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो जो मेरी पहली वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 450, फिर मई की आ रही थी 47, जून की आ रही थी 417। सिमिलरली मैंने हर मंथ के लिए डाटा आप प्रिडिक्ट कर दिया, ये मेरी फोरकास्टिंग हो गई फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। अब देखो इसमें मेरा हर उसमें डाटा मेरा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मूव हो रहा है, जो प्रीवियस वैल्यू है, इसे इसको बोलते हैं हम लोग मूविंग एवरेज। सिमिलरली जो मेरा 6 मंथ का था वो मैंने निकाला 6 मंथ का एवरेज लेके। तो जो मेरे लास्ट 6 मंथ्स थे कौन कौन से थे भाई? अगर बात कर रहा हूँ जुलाई की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मेरे 6 महीने हो गए। इन 6 का जब मैंने एवरेज लिया तो मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पे ये 423। फिर जब मैंने अगस्त में निकाला तो मैं क्या करा, फरवरी से लेके जुलाई तक का काउंट कर लिया, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ये वाली 410। बस ये आपको करना है इन द मूविंग एवरेज मेथड। क्लियर है बेटा यहां तक? ये हो गया मेरा यस सर।
मूविंग एवरेज मेथड बहुत सिंपल टेक्निक्स है, लेकिन क्वेश्चन ये आपका आ सकता है क्योंकि पेपर आपका फर्स्ट टाइम डिजाइन हुआ है ये, तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं इस पे। थ्योरी मैंने बता दी स्टार्टिंग में, थ्योरी जो मैंने बताई बस उतनी है, मेन इसकी न्यूमेरिकल पार्ट पे हमें फोकस करना है, राइट। तो ये हो चुकी है हमारी क्या बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड। अब इसी थोड़ा हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए ये देखो इसमें दिया हुआ है कि कैसे हमारा निकला है जुलाई के लिए 6 मंथ के लिए, उन सब करके देख लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या कह रहा है, डाटा दिया हुआ है आपको फ्रॉम 1987 टू 1991, यानी कि आपको डाटा दिया हुआ है इन साल का। अब आपसे कह रहा है कि आपको निकालना है 3 ईयर मूविंग एवरेज प्लस 5 ईयर मूविंग एवरेज। आपको 3 और 5 साल का मूविंग एवरेज निकालना है। अब जैसे कई बार डाटा हम लोग निकालते हैं तो साथ में हम लोगों को एक टर्म और भी मिल जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एरर। ठीक है, अब ऊपर वाले डायग्राम में देखो आप, यहाँ पे जो आपकी बेसिकली एरर तो नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग डिफरेंस बोलेंगे, क्या टर्म इसको हम लोग एरर बोल देते हैं। क्या होता है कि जैसे जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारी वैल्यू फोरकास्ट हुई है, इन दोनों की डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग बेसिकली एरर। बात समझ आ रही है? यानी जो हम लोगों ने फोरकास्टिंग की है और जो हमारा डाटा एक्चुअल था, एक्चुअल यूनिट सोल्ड, और हमारी ये क्या है, तो फोरकास्टिंग है ना, तो इसे बोलते हैं बेसिकली हम लोग एरर। ठीक, तो बस हम लोग ये भी क्वेश्चन में करेंगे। सेम क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, एक डाटा दे रखा होगा कुछ साल का, ये दिया हुआ है। तो जो हमारा फॉर्मूला एरर का वो क्या है, एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस फोरकास्टेड वैल्यू। तो ये बस हमें फॉर्मूला यूज करना है एरर निकालने, अगर हमसे एरर पूछ रहा है तो। और फिर पूछ लेगा कि क्वेश्चन ये बनता है कि फाइंड विच वन गिव्स द लोअर एरर इन द फोरकास्ट, यानी कि आपका 3 मंथ मूविंग एवरेज अच्छी दे रहा है या फिर आपका 5 ईयर दे रहा है। बस आपको ये चेक करना होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉल्व नहीं करते, सीधे देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। अब देखो जो हमारा ये 3 मंथ मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग। पहली बात, डाटा मेरे को दिया हुआ है 1983 से लेके 1991 तक। ठीक है, ये उनकी डिमांड दी हुई है मेरे को एक्चुअल 100, 105, 103, 107, 109, 110, 115 और 117। ठीक है, तो जब मेरा ये डाटा पहला वाला आएगा 3 मंथ का, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा 100 प्लस 105 प्लस 103 डिवाइड बाय 3, आपको वैल्यू मिल जाएगी ये वाली 102, यानी कि फर्स्ट 3 के लिए आपकी वैल्यू जाएगी ये वाली। फिर जब मैं निकालूंगा ये के लिए, तो इसके लिए मेरी हो जाएंगी लास्ट 3 मंथ की वैल्यू ये वाली। ठीक है, 105 प्लस 103 प्लस 107 डिवाइड बाय 3, तो मिल जाएगा आपको 105। सिमिलरली मैं ऐसे ही निकालता रहूंगा यहाँ लास्ट तक वैल्यू आपकी सारी। ठीक है, तो ये आपको मिल चुकी है वैल्यूज 3 मंथ मूविंग एवरेज की, राइट। अब जो मेरा फॉर्मूला है एरर का, वो क्या कहता है, एरर मतलब कि जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है माइनस फोरकास्टेड वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 107 माइनस 102.6। ठीक है भाई, तो ये क्या दे रही है आपकी वैल्यू 4.4। ठीक, ऐसे ही अगले के लिए हो जाएगी 109 माइनस 105, तो ये हो जाएगा 4। 110 माइनस 106, ये हो जाएगा 3.7। 115 माइनस 108.6, ये हो जाएगा 6.4। 117 माइनस 5.7। तो ये मेरे पास 3 मूविंग ईयर का मूविंग एवरेज और उसकी एरर मेरे सामने आ चुकी है। जहां पे डैश लगा हुआ है मतलब वहां हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है फोरकास्ट को निकालना। जो फोरकास्ट नहीं आएगा तो हमारी एरर भी नहीं आएगी। क्लियर है भाई? यस सर। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग 5 मंथ की। 5 मंथ क्या है बेसिकली, 5 ईयर क्या है। जैसे मैंने अभी निकाला 3 ईयर का, अब मुझे डाटा निकालना है 5 ईयर का। तो मुझे 5 ईयर कहाँ पूरे हो रहे हैं, देखो 5 मुझे पूरे हो रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी मैं 1987 के बाद फर्स्ट फोरकास्ट कर पाऊंगा। यानी कि 1988 में मैं करूंगा फोरकास्ट, तो मैं क्या करूंगा 100 प्लस 105 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 109, इनको मैं सम करके डिवाइड कर दूंगा 5 से। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 104.8।
ठीक है। ऐसे ही मैं निकालूंगा 1989 के डाटा, तो वो मेरा जाएगा 1984 से लेके 1998 तक, यहां तक। ठीक है। 105, 103, 107, 109, 110 डिवाइड बाई 5, तो मिल जाएगा मेरी वैल्यू को 106.8। सिंपल है, समझ आ रहा होगा बेटा, बताओ श्रीकांत। यस सर समझ आया सर। तो बस ऐसे मेरा एवरेज आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर निकालूंगा मैं एरर। तो एरर कैसे आएगी, जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे देखो 110 माइनस 104.8, तो ये मेरे को दे रही है एरर 5.2। सिमिलरली जो अगली वैल्यू है वो दे रही है मेरे को 115, और यहाँ पे क्या आ रही है 106.8, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 8.2। फिर 117 माइनस 108.8, ये दे रही मेरे वैल्यू को 8.2। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारी कौन सा मेथड बेटर है। भाई दो निकाल लिया हमने। अब मुझे ये बताओ, दोनों में आपको समझ आ रहा है दोनों बेटर कौन है, 3 ईयर मूविंग या 5 ईयर मूविंग एवरेज, विच वन इज बेटर? सर 3 ईयर वाला सर। कैसे? सर इसमें एरर कम आ रही है सर। नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसका एवरेज लेंगे। जो हमारी एरर आ रही है हम लोग उसका एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे, 4.4 प्लस 4 प्लस 3.7 प्लस 6.4 प्लस 5.7, इनका एवरेज निकाल लो। और जो हमारी ये आ रही है इसका निकाल लो एवरेज। जिसका एवरेज कम आएगा, विच फोरकास्टिंग विल बी बेटर फॉर अस। ठीक है, तो ये मैं कर रखा है, अगली स्लाइड में दिखा देते हैं आपको। सर 3 ईयर कितने के का? लिए तो आ रही है 4.84। हाँ, कितनी आ रही है बताओ भाई, फिर से बोलो। सर 4.84 आ रही है सर 3 ईयर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, और 5 के लिए? तो मैं निकालता हूँ 5.2 सर प्लस 5 ईयर के लिए आ रही है 8.2 सर प्लस 7.2। सर 7.2 आ रही है सर 5 ईयर के लिए। 7.2, यानी ये वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू 3। तो यानी कि हमारा जो 3 वाला है वो बेटर दे रहा है हम लोग को रिजल्ट। ठीक है ना? ठीक है, तो इस लिहाज से भी हमारा जो है ये बेटर है। दूसरी चीज ये है कि जैसे आप थोड़ा सा कंपेयर कर लो, वैसे भी मैंने आपको बताया देखने के लिए, तो इसकी एरर जो बताई थी श्रीकांत ने 3.7 एज कम्पेयर टू 5.2 कम आ रही है, 6.4 एज कम्पेयर टू 8.2 कम आ रही है, 5.7 एज कम्पेयर टू 4.8.2 ये भी हमारी कम आ रही है। तो आप एवरेज से देख लो, डायरेक्ट देख सकते हो कि हमारी इसकी वैल्यू कम आ रही है एज कम्पेयर टू 5 ईयर मूविंग एवरेज, यानी कि हमारा जो 3 ईयर मूविंग एवरेज बेटर है एज कम्पेयर टू 5 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है भाई, यस सर। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया मूविंग एवरेज का। अब बात करते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये मैं नहीं कर रहा, पढ़ लेना अभी, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, लिमिटेशन वगैरह सब दे रखी है इसमें, क्या प्रॉपर्टीज हैं। वेटेड आपका इसमें दिया नहीं, मैंने ऐड कर दिया है। इसमें बस ये होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग क्या कर रहे थे कि आपने सिंपल एवरेज ले लिया 3 मंथ्स का। ठीक है, से बात करूं मैं, अगर AT1 प्लस AT2 AT3 डिवाइड बाय 3, ये आपका सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। बट हम लोग जब ये वाली बात करते हैं वेटेड में, इसमें हम लोग हर एक वैल्यू को कुछ वेटेज देंगे, हर डाटा को कुछ वैल्यू देंगे, वो वैल्यू होती है हमारी वेटेड। यानी कि इसको मैं बात कर दूंगा, इसको मैंने दे दिया वेटेज अल्फा, इसको मैंने दे दिया अल्फा 2, इसको बोले मैंने अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। अब ये अल्फा की वैल्यू मेरे को दे रखी होगी, और ये मेरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैक्सिमम होती है। ठीक है, जैसे इसको मैं अगर दूंगा 0.4 वैल्यू, इसको दूंगा 0.3, इसे दूंगा मैं 0.2, और एक अल्फा 4 भी हो जाएगा, इसे दूंगा मैं 0.1। ठीक है, 4 3 7 9 10, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 की इक्वल आएगी।
तो मैंने क्या करा, पर्टिकुलर हर वैल्यू को मैंने कुछ वेटेज दे दिया, तो इसे बोलते हैं हम लोग वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, एक सीधा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है 5 महीने का डाटा दिया हुआ है, इसमें 4 मंथ आपको गिवन है, 5वें का आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, पढ़ लेते क्वेश्चन यहाँ पे। फाइंड दैट द 4 month पीरियड द बेस्ट फोरकास्ट इज डिराइव्ड बाय यूजिंग 40% of the actual sale for the most recent month, 30% of the 2 month ago, 20% of the 3 month ago, and 10% for the 4 month ago। यानी जाहिर सी बात है, इसने हर मंथ के लिए हम लोगों को एक पर्टिकुलर परसेंट दे दिया, यानी कि हमें एक अल्फा की वैल्यू मिल गई जो उसका वेटेड है। ठीक है, तो जो हम लोग देखो, मेरे पास जो 4 month एगो है उसको दिए इसने कितना 40%, तो मैंने यहाँ पे 0.4 कर दिया। फिर जो मेरे पास 3 month है उसको दे रखा 30, तो मैंने 30 दे दिया। फिर कह रहा है 2 month एगो, तो दे रहा है 20, और जो मेरा रिसेंटली है वो दे रहा है मेरा 10%, तो इसको मैंने 10% कर दिया और वैल्यू निकाल ली। जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसे बोल दूंगा मैं फोरकास्ट ऑफ द 5th month। तो इसे बोलता हूँ बेसिकली मैं वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, जो कि मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं बता दिया, आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। अब क्योंकि मैंने ये बताया आपको, इसी से संबंधित हमारा अगला टॉपिक है, वो है हमारा एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड। ठीक है, अब ये क्यों लिया हम लोगों ने, ये इसलिए लिया क्योंकि हमारे जो प्रीवियस मेथड थे सिंपल और मूविंग एवरेज, उसमें ड्रॉबैक ये था कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा अमाउंट डाटा पीछे से लेके चलना पड़ता था। ठीक है, जैसे अगर बात करूँ मैं 3 month या 3 year 5 year, तो मुझे 5 साल का डाटा लेके चलना पड़ेगा पहले प्रीवियस का, तो वो थोड़ी सी एक ड्रॉबैक थी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। तो इसलिए हम लोगों ने एक नया मतलब इजाद किया, इसको लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बेसिकली, देखो फटाफट फॉर्मूला देखते हैं इसका। फॉर्मूला का ये सिंपल फॉर्मूला, ये सब छोड़ दो, सिर्फ ये देखो फॉर्मूला, ये वाला, न्यू फोरकास्ट इज इक्वल टू ओल्ड फोरकास्ट प्लस अल्फा इनटू लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस ओल्ड फोरकास्ट। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है फॉर एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग फोरकास्टिंग टेक्निक के लिए। अब जो मैंने ये लैंग्वेज ऑफ आपको फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला इस फॉर्म में देख लो, एफ टी इज इक्वल टू, जिसके हम लोग फोरकास्ट करने जा रहे हैं, FT1 जस्ट 1 साल डाटा पहले का, यानी कि अगर मुझे अप्रैल की करनी है तो मुझे सिर्फ 1 महीने पहले यानी कि मार्च का डाटा मुझे देखना है बस। उससे पहले का जो जनवरी फरवरी मार्च में डाटा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो डाटा मुझे कैरी नहीं करना है, सिर्फ 1 महीने पहले डाटा मुझे रखना है, यानी कि जस्ट 1 month बिफोर T-1। अब यहाँ पे कुछ अल्फा वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, जो ये अल्फा लिखा हुआ है, ये अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि अल्फा आपको कितना रखना है। ठीक है, तो अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारी लास्ट फोरकास्ट हुई है, ठीक है, एक्चुअल माइनस लास्ट फोरकास्ट, वो देगा वैल्यू, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से, तो ये मेरी आ जाएगी करंट मंथ की फोरकास्ट वैल्यू। ठीक है, सीधे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ डाटा ये वाला, एक कुछ डाटा दिया हुआ है 13 महीने का, ये जनवरी से देखो स्टार्ट हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके नेक्स्ट ईयर जैन तक का, और इसमें 2 वैल्यू दी हुई हैं। पहले पूछ रहा है कि अगर मैं अल्फा दे रहा हूँ 0.2 और फिर कह रहा है अल्फा एट 0.8, इन पे मुझे डाटा क्या मिलेगा। ठीक है, तो बस एक फिर से फॉर्मूला देखो, देख लो फॉर्मूला क्या कहता है मेरे को। फॉर्मूला कहता है एफ टी इज इक्वल टू FT1 प्लस अल्फा माइनस FT1, यानी कि मुझे एटलीस्ट 1 मंथ या 1 ईयर पुराना मुझे डाटा चाहिए होगा जिसको फोरकास्ट कर रखा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे 1 महीने का डाटा मुझे पुराना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये जनवरी डाटा है इसी को मैं यहाँ मान लेता हूँ ऐसे ही एज ए फोरकास्ट, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, इस पे स्टार लगा दो क्योंकि मैंने ये अपने आप से एज्यूम किया है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये मैं स्टार लगे यहाँ पर। अब जो मेरा फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा यहाँ पे FT, यानी कि मुझे अब यहाँ पे FT निकालना है। तो जो मेरी लास्ट वैल्यू फोरकास्ट की क्या है, ये 450, यानी कि 450 माइनस अल्फा कितना है
0.2 एक्चुअल वैल्यू कितनी है? एक्चुअल है 450 माइनस 450, 440 माइनस 450, ठीक है। 81 माइनस FT1 यानी कि जो एक्चुअल पहले का है माइनस फोरकास्ट एक मंथ या एक साल पहले का, तो ये जाएगा मेरा 440 माइनस 450, कितना आएगा भाई बताओ भाई? 450 माइनस ये कितना जाएगा? -10, -10 इंटू 0.2, ये देगा मेरे वैल्यू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास मार्क्स मार्क्स प्लस होके +2, तो ये मेरे पास वैल्यू 452, ठीक है। तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल माय डाटा इज 452, जो मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया है। समझ आया भाई? दुआ कर लेते हैं इसको फटाफट। इसको मैंने मान लिया 450 क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, इसे मैंने मान लिया 450। अब जो मेरे पास ये डाटा आएगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ये क्या जाएगा? F मार्च इज इक्वल टू F फोरकास्ट फरवरी माइनस अल्फा डाटा जो मेरा एक्चुअल है, एक्चुअल फरवरी का, माइनस जो मैंने फोरकास्ट किया था फरवरी में, ठीक है भाई। तो फोरकास्ट क्या था मेरे पास? 450 माइनस अल्फा कितना है? 0.2, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 440 माइनस जो मैंने एज्यूम किया था 450, तो ये मेरे को दे रही है वैल्यू 452। समझ आ गई? ऐसे ही मुझे हर मंथ के लिए करना है कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल फोरकास्ट। जैसे मैंने अभी यहाँ पे अल्फा 0.2 लिया है, अगले केस में लूंगा अल्फा की वैल्यू एज 0.8। सिंपल है, बताओ भाई। शिवम, शुभम, श्रीकांत, क्लास में है कोई? श्रीकांत? यस सर। भाई समझ में आ रहा? थोड़ा मैं तेज चल रहा हूँ आज क्योंकि मुझे थोड़ा सी टॉपिक जल्दी खत्म कराने हैं, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा आपको। समझ आ रहा हूँ? आई थिंक बहुत सिंपल है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। बताओ भाई, यस सर। समझ में आ रहा होगा ना? बस मैंने गलती यहाँ पे कर दी, जो फॉर्मूला था मेरा यहाँ प्लस था, -9 के यहाँ पे फॉर्मूला मेरा प्लस आ रहा है, ठीक है। जल्दी मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं है। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, तो जब -2 आएगा मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 450 -2 वैल्यू आएगी मेरी 448, यहाँ पर आ जाएगी मेरी 450.4, 440.32। ऐसे मैंने खाली जो भी मेरी सारी वैल्यू हैं वो आ चुकी हैं एट द वैल्यू अल्फा एट 0.2। उसके बाद मैं सेम निकालूंगा ऐसे ही 0.8 के लिए भी अल्फा की वैल्यू। हो जाएगा भाई क्वेश्चन? यस और नो? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? गुड। क्योंकि सिंपल आपको फॉर्मूला लर्न करना है, ये वाला जो फॉर्मूला दिया है मैंने, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको जोड़ना हटाना है। तो ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेरा हो गया है। अब जो मेरा लास्ट टॉपिक है आज का वो है मेरा टाइम सीरीज टेक्निक्स, ठीक है। टाइम सीरीज टेक्निक मेरा क्या है? बेसिकली हम लोग टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग जो है हम लोग फोरकास्टिंग करेंगे। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो मेरे अलग अलग टर्म्स आएंगे, यानी कि वो मेरे टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? पहला मेरा है ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिक, रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन। ये बेसिकली क्या है? इनको मैं सिंपली बोल देता हूँ कि दीज आर द डिमांड, बेसिकली दीज आर डिमांड ऑफ पर्टिकुलर टाइप। अगर इसको बोल दूँ मैं डिमांड टाइप तो भी ये बात सही होगी। पहला क्या है कि ऐसे कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जैसे आजकल देखो कि आपकी जो फैशन कपड़ों का है वो कुछ ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जीन्स का, जैकेट का, शर्ट का पर्टिकुलर एक ट्रेंड चल रहा है। आपको जो ट्रेंड अभी है 1980s में,
वो ट्रेंड बिल्कुल अलग था, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया डिमांड कि जब 1981 थे तो उस तरह के कपड़ों की डिमांड आपको दिख रही थी, बट आज के जमाने में वो डिमांड बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आजकल जो आप कपड़े पहनते हो, जो जीन्स शर्ट जैकेट वगैरह पहनते हो, वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू 1980, राइट। दूसरा है मेरा सीजनल वेरिएशन, यानी कि सीजनल डिमांड हम लोग देख चुके हैं पहले ही, कि जैसे मान लिया आपकी बात करूं मैं अगर सर्दियों की, तो हमारे सर्दियों में आजकल वुलेंस की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। वुलेंस की डिमांड ज़्यादा है, बट अगर मैं बात करूं गर्मियों की, तो वहाँ हमारे पास एसी और कूलर की डिमांड बढ़ जाती है। तो एज पर सीजन जो हमारी आती है उसे हम लोग बोलते हैं सीजनल वेरिएंस। फिर हमारी आती है साइक्लिक, यानी कि जो हमारा एक कर्व बनेगा डिमांड और टाइम का, वो हमारा कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो डिमांड हमारी आनी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली एक साइक्लिक वेरिएशन। फोर्थ से बेसिकली कौन एक ही है, रैंडम और इरेगुलर, यानी कि जब हमारा जो डिमांड और टाइम है वो क्या हो कि कुछ एक सिंगल पैटर्न में ना मिले, हमें वो कुछ भी एक जिगजैग मोशन मिलता है, यानी हमारी कोई डिमांड का पैटर्न तो फिक्स नहीं है, यानी हम लोग उसको कुछ भी ना हम लोग सीजनल से कह पा रहे हैं, ना हमारा कोई ट्रेंड है, ना हमारी कोई साइक्लिक उसको फॉलो कर रहा है, तो उसको बेसिकली हम लोग बोल देते हैं दीज आर द रैंडम डिमांड्स। इनका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, इनका कोई पैरामीटर नहीं है, इनका कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो बेसिकली वो बोलते हैं हम लोग रैंडम और इरेगुलर, ठीक है। अभी सारे मैंने थोड़े से ग्राफ के थ्रू समझाए हैं, देखते हैं स्लाइड्स में। ये देखो लिखा भी यहाँ पर है कि जो ट्रेंड हमारे हैं बेसिकली पॉपुलेशन शिफ्ट, चेंजिंग द इनकम, कल्चर चेंज। जैसे मैंने आपको बताया कि 1980 से अब हमारा कल्चर बहुत बदल चुका है, तो हमारा जो ट्रेंड बदल गया। दूसरा क्या है सीजनल, जैसे कि हमारा मौसम बदल रहा है, सीजन बदल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा भी डिमांड चेंज होती रहती है। साइकिल्स और वेव लाइक वेरिएशंस उनको बोलते हैं जो कि हमारे एक साल की ड्यूरेशन में बदलते रहते हैं साइकिल हिसाब से, जैसे कि हमारा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इवन एग्रीकल्चर कंडीशन, ये सब हमारी आती हैं साइकिलिक के अंदर में। इरेगुलर क्या है कि जहाँ पे हमारी वेदर कंडीशंस हैं, स्ट्राइक्स, मेजर चेंजेस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, यानी ये जब सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फिक्स नहीं है, कब स्ट्राइक हो जाए, कब हमारा जो है डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाए किसी चीज़ की, तो वो सारे हमारे पॉइंट्स में आते हैं इरेगुलर और रैंडम्स में, ठीक है। आगे कुछ कर्व दे रखे होंगे इस फॉर्म में, ये हमारे ट्रेंड के कर्व हैं, ठीक है। ट्रेंड हमारा घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी स्लोप एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ऊपर, कभी हमारा जाके स्मूथ हो रहा है। सेकंड क्या है सीजनल, सेल्स हमारी पर्टिकुलर बढ़ रही है। ये अगर बात करूँ मैं पर्टिकुलर जैकेट की, तो हमारी सर्दियों में जैकेट बढ़ जाती है, सर्दियों में, गर्मियों में कम हो गई, सर्दियों में फिर बढ़ गई, फिर हमारी गर्मियों में कम हो गई। तो बेसिकली हमारी एक सीजनल वेरिएशन मेरे को दिख रहा है इसमें, ठीक है। सिमिलरली सीजनल का सब पार्ट बोल सकते हैं हम लोग, साइकिलिक भी हमारा पर्टिकुलर हमारी जो एक डिमांड है वो हमारी फिक्स पैटर्न में चल रही है, ठीक है। हर साल जो हमारी डिमांड है वो फिक्स पैटर्न पे हमारी एक मैक्सिमम से जाती है, फिर नीचे आ जाती है, जैसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली साइक्लिक वेरिएशन। थर्ड में आपको बताया था, थर्ड और फोर्थ कॉमन ही है, रैंडम और इरेगुलर, यानी कि कोई पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न नहीं दिखता मेरे को डिमांड और टाइम में, तो उसे बोलता हूं मैं रैंडम या इरेगुलर वेरिएशन या इरेगुलर डिमांड। तो ये बेसिकली हमारे चार कंपोनेंट्स थे, 4 या 5 ऑफ टाइम सीरीज के। अब इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे, बेसिकली जो हमारा अगला पार्ट है ऑफ दिस मेथड, इसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ द टाइम सीरीज। यानी इसमें हम लोग बेसिकली इसको एक नोटेशन देंगे, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म है उसको लोग करेंगे डिनोट टी से, करेंगे डिनोट। जो हमारा सीजनल है इसको हम लोग करेंगे डिनोट एस से, जो हमारा साइक्लिक है इसको हम लोग करेंगे सी से डिनोट, और जो हमारा रैंडम या रेजिडुअल है इसको हम लोग करेंगे आर से डिनोट। तो बेसिकली हमारा भी एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा, उसमें हम लोग ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको हम लोग पर्टिकुलरली कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे कई बार, या फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे एज पर द गिवन क्वेश्चन। तो ये बेसिकली हमारा हो गया टाइम सीरीज मेथड। बहुत सिंपल है, देखते हैं फटाफट। ये तो उसका एक फॉर्मूला बन गया कि फंक्शन ऑफ टी एस सी आर, टी क्या है, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिक और रैंडम, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला हमारा। ये आपको बताया मैंने, कई बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, कई बार हम उसको ऐड करते हैं इस तरह से, तो हमारा ये फॉर्मूला ऐड भी हो जाता है। अब सीधे बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है assume that in the past year a firm sold an average of 1000 यूनिट, यानी कि वो एक
कोई कंपनी है पिछले साल में उसने 1000 यूनिट सेल करी ऑफ एसी, यहाँ सुने कुछ बढ़िया क्वेश्चन है ये, एयर कंडीशनर्स ईच ईयर, यानी कि हर साल वो अप्रोक्सीमेटली आपका 1000 लमसम बेच देता है, ठीक है, एक साल के अंदर। ऑन एन एवरेज 200 यूनिट्स वर सोल्ड फ्रॉम द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च। अब इसने क्या करा है, 4 क्वार्टर्स हैं, पहला क्वार्टर क्या है, जनवरी टू मार्च, इसमें आपकी सेल होती हैं 200 यूनिट्स। फिर कह रहा है 350 यूनिट्स अप्रैल टू जून, यानी कि जो हमारा सेकंड क्वार्टर है, सॉरी अप्रैल टू जून, इसमें हो रही है मेरी 350 यूनिट्स, ठीक है। फिर 300 यूनिट्स इन जुलाई टू सितंबर, ये जो मेरा Q3 हो गया, इसमें कर रहा है 300, एंड 150 यूनिट्स इन अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि जो मेरा फोर्थ क्वार्टर है, इसमें हो रही है मेरी 100 यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो फिर कह रहा है कैलकुलेट द सीजनल इंडिसेस फॉर ईच, इसी को बोल रहा हूं मैं, सीजनल इंडिसेस को बोलता हूं सीजनल फैक्टर, राइट, फॉर ईच सीजन्स quarter if the expected demand for the next year is believed to be 1100, forecast the demand in each quarter। यानी कि अभी जो मेरा पास्ट ईयर डाटा था उसमें बेचा था 1000, अब कह रहा है कि अगले साल जो मेरी डिमांड होने वाली है वो 1000 से हो जाएगी अब 1100। तो इसके बेस पे अब वो क्वार्टरली आपसे कह रहा है कि क्वार्टरली आप फोरकास्ट करिए कि हर क्वार्टर में कितना मेरा सेल होगी एसी की। क्वेश्चन क्लियर है भाई? यस और नो? मयंक, श्रीकांत, कोई क्लास में है नहीं है भाई? क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन पूरा समझ आपको आ गया? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? शिवम अग्रवाल, मयंक तोमर, शुभम कुमार, श्रीकांत राज, बोलो भाई। यस सर। यस सर। भाई बोलते रहो, मुझे पता नहीं चलता है क्लास चल रही है या छूट गई है, ठीक है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी कि हमें अब हर क्वार्टर की फोरकास्टिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं सीजनल फैक्टर या सीजनल इंडिसेस। वो कैसे निकालेंगे हम लोग? बेसिकली हम लोगों ने पास ये तो जो डाटा है मेरे पास कितना है, 1000 है, और मेरे को हर क्वार्टर का डाटा निकालना, तो मैं क्या करूंगा, टोटल जो मेरी सेल है उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 4 से, ठीक है। यानी कि 1000 डिवाइड बाय 4 कितना रहेगा, ये आ जाएगा मेरे पास 250। तो ये मेरा एवरेज सेल हो गई फॉर ईच सेशन, यानी कि ईच क्वार्टर। मैंने मान लिया पूरे साल में उसने 1000 बेचे हैं, तो हर क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली से 250 बेचे होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं निकालूंगा इसकी हेल्प से सीजनल फैक्टर, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर है यहाँ पे, फर्स्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च, इसका जो डाटा है 200 है एज पर गिवन क्वेश्चन, और जो मैंने एवरेज निकाला वो कितना है 250। तो जो मेरा सीजनल फैक्टर आएगा कितना आ जाएगा भाई, 200 डिवाइड बाय 250, ये आ जाएगा मेरा 0.8। सिंपल है। अब ऐसे ही मैं निकालूंगा जो मेरी अगली क्वार्टर है, क्वार्टर टू के लिए मैं निकाल लूंगा मैं सिंपली अल्फा की वैल्यू, अल्फा या कुछ भी बोल दो आप, अल्फा बीटा जो भी बोल रहा हूँ, इसमें दिया नहीं है, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 1.4, ठीक है। सिमिलरली जो मेरा थर्ड क्वार्टर है, जुलाई सितंबर, ये जाएगा 300 डिवाइड बाय 250, तो ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 1.2। नेक्स्ट क्वार्टर मेरा हो जाएगा अक्टूबर टू दिसंबर, ये आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो जो इनका समेशन करो, ये भी आपका 1000 आ रहा है और ये भी आपका 1000 आ रहा है, यानी कि मेरा इक्वल है दोनों। अब मेरे पास सीजनल फैक्टर आ चुका है, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा हर वैल्यू से। कैसे, देखिए, अब मैंने क्या करा कि जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी, ठीक है ना, वो से मैंने निकाल लिया फैक्टर 8, 0.8, 1.4, 1.2 और 0.6।
अब जो कह रहा है कि मेरी जो डिमांड है वो होने जा रही है 1100 हर साल नेक्स्ट ईयर। तो 1100 डिवाइड बाय 4 ये आ जाएगा मेरे पास 275, यानी कि हर क्वार्टर की मेरे पास 275 अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए थी। अब कितनी फोरकास्ट हो जाएगी, तो इसके लिए क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा कि जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर का आया था फैक्टर 0.8, तो 275 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा भाई, ये देगा मेरे को 220। 275 इंटू 1.4 ये देगा मेरे को 385। 275 इंटू 1.2 ये हो जाएगा 330। 275 इंटू 0.6 ये हो जाएगा 165। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आ रही है, दीज आर द फोरकास्टेड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब इसको मैं अगर कंपेयर करूं, यहाँ पे दिया नहीं है, तो देखो मेरे पास जो वैल्यू दी हुई है अब आ गई मेरे पास 220 आ गई है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, जो कि पहले कितनी थी 200। अगली क्या है 350, जो कि मेरी हो चुकी है अब 385। फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर वैल्यू गिवन वाज 300 यूनिट्स फॉर द थर्ड क्वार्टर, अब कितनी आ रही है 330। फिर लास्ट क्वार्टर की दे रखी थी मेरे को 150, जो मेरी हो चुकी है अब 165। ठीक है, इनको आप सम कर लो, ये आपकी वैल्यू 1100 ही देगा। ठीक है, दिस इज द प्रेडिक्शन और या फोरकास्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर सीजनल वाइज, यानी कि क्वार्टर वाइज मेरे को हर क्वार्टर की एक फोरकास्टिंग मिल गई, क्वार्टर 1, 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। ठीक है भाई, समझ में आ गया, सिंपल है। श्रीकांत, अब सर मेरा लास्ट टॉपिक आज का है ये लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट। हम लोगों को जो एक लाइन की इक्वेशन पता होती है, क्या होती है बेटा, लाइन की इक्वेशन दे रखी है हम लोगों को y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इसमें जो हमारा ये a है वो क्या है, y एक्सिस पे जो हमारा काटता है इंटरसेप्ट, कुछ देख लो इस तरह से। अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मेरी वैल्यू जाती है, इसे बोलता हूँ मैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो जो मेरा ये इंटरसेप्ट काट रहा है ये होता है मेरा वैल्यू a, एंड b इज द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसको मैं यूज करूंगा अपना अगले टॉपिक में, जो कि मेरा है ट्रेंड प्रोजेक्शन। देखिए ये फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है कि आपको क्या होगा कि एक डाटा दिया होगा या आपको इक्वेशन दी होगी, आपको उसकी हेल्प से इन दो वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा, और एक ये आपका जो इक्वेशन है आपको ये बेसिकली इक्वेशन फॉर्म करनी है बेसिकली। ठीक है, आपको डाटा दिया होगा बहुत सारा, उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा उस डाटा को फ्रॉम दिस टेबल, और फिर आप उसको चेक करोगे कि जो डाटा आपका आ रहा है उस लाइन से कितना मैच हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ इस लाइन की, तो इस लाइन में ये पॉइंट्स कितने आपके फिट हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली लीस्ट स्क्वायर मेथड, या आप लोगों ने अपना मैथ्स में पढ़ा होगा लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो देखो इसमें ऐसे क्या है कि जो एक क्वेश्चन दिया है मेरे को, उसमें डाटा दिया हुआ है हर क्वार्टर का, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4। 2001 में डाटा ये था, 2 में मेरे पास डाटा ये है, 3 में मेरे पास डाटा ये है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको एक फॉर्मेट में चेंज करूँगा, जो कि मेरा फॉर्मेट है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इसमें मुझे चाहिए कैसे, इसमें चाहिए इसमें पहले बेसिकली a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ x से। जैसे मैं बोलूँ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में मैं x मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा xy इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मेरी इक्वेशन बन गई है, अब इन दो इक्वेशन को मैं पर्टिकुलर सॉल्व करूंगा तो मेरे को a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब उसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, एक लाइन को ड्रॉ करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू a एंड b। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा कि जो मेरा डाटा, जो मेरी लाइन खिंच रही है, वो मेरे डाटा पॉइंट्स हैं उनसे कितना मैच होती हुई निकल रही है। अगर वो मेरी वैल्यू पूरी मैच होती जाएगी
उससे बेसिस कुछ जो भी कुछ मेरे को क्वेश्चन पूछा गया होगा वो क्वेश्चन मैं उसकी हेल्प से सॉल्व कर लूंगा। बट जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको पहले क्वेश्चन लिखनी है ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, फिर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो बन जाएगा आपका एक्स वाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। और इनको हम लोग बेसिकली अभी कर लेंगे अगली टेबल में कैलकुलेट, उसकी हेल्प से मेरी आ जाएगी वैल्यू ए और बी की। ठीक है, देखते हैं आगे करते हैं फटाफट। देखिए तो ये मेरे को डाटा दिया हुआ था, मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया, ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल रहा है वैल्यू एक्स वाई की, और जो मेरा x कॉलम था उसको मैंने स्क्वायर करके दिया तो मुझे दे रहा है वैल्यू ये एक्स स्क्वायर की। ठीक, अब जो मैंने आपको बताया था कि मेरी इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 मेरी ये थी। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए पहले समेशन ऑफ y चाहिए, तो मैंने y वाला पॉइंट है इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू समेशन ऑफ y की। फिर क्या चाहिए मेरे को, समेशन ऑफ x चाहिए, तो जो मेरा ये फर्स्ट क्वार्टर वाला कॉलम था इसको मैं पूरा ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू समेशन ऑफ x की। ठीक, फिर मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स वाई, यानी कि मैंने x और y का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू x और y की। फिर क्या चाहिए मुझे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जो मेरा फर्स्ट कॉलम था इसको मैंने स्क्वायर करके लिखा, उसका समेशन आ जाएगा, मेरे को वैल्यू देगा समेशन एक्स स्क्वायर की। तो देखो मेरे पास अब हर उसकी वैल्यू मेरे को मिल चुकी है, तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, समेशन वाई क्या हो जाएगा 710 इज इक्वल टू, अभी कितनी वैल्यू है, ये है मेरे पास 16 वैल्यू, तो ये जाएगी मेरे पास 16a प्लस बी, समेशन एक्स क्या है 136, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अगला क्या है, समेशन एक्स वाई, यानी कि 6621 इज इक्वल टू ए, समेशन एक्स कितना है भाई 136 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है 1496। ठीक है, तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दो अननोन ए और बी, यहां से आप कर लेंगे कैलकुलेट। हाँ बेटा, सर वहाँ पे 6661 है सर। कहाँ पर, यहाँ पे आपने 6621 लिखा है सर, वहाँ 6661 है। अरे वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो 6 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होनी करना क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, वो आप लिख लो वहाँ पे जो भी दिया हुआ है, आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। बट मेरा पर्पस ये, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, टाइम हो चुका है, ऊपर निकल गया हमारा आज। आप बस ये जो इक्वेशन बनाओगे, अब इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब जो मेरी देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू मेरी आ गई है 28.74 और बी की आ गई है 1.84। तो जो मेरी इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी मेरी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये बन जाएगी मेरी y इज इक्वल टू 28.74 प्लस 1.84x, ये मेरी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको मैं क्या करूंगा, वैल्यू दूंगा अलग अलग x की जो कि मेरी दी हुई है 1 2 3 4 5 6 अप टू 16, और मेरे को एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पॉसिबल नहीं है ग्राफ बनाना, तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू लूंगा एक्स और वाई की, मेरे को एक लाइन सीधी मिलती चली जाएगी, और जो मेरी ये वैल्यू है फोरकास्टेड वाली वो मैं यहाँ प्लॉट करूंगा और चेक करूंगा कितनी मेरी वैल्यूज यहाँ पे मैच हो रही है। ठीक है भाई, तो ये मेथड है मेरा फोरकास्टिंग का, टाइम सीरीज मेथड का। आई थिंक कुछ समझ में आया होगा, मैं ये भी शेयर कर दूंगा पूरा सॉल्व एग्जांपल आपको जो मैंने दिया हुआ है, करके देखना अपने आप, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है ये। सर पीयूटी का सिलेबस क्या है? यूटी का सिलेबस आपका पूरा आएगा 5 यूनिट सर कुछ कंसेशन कर दो इसमें। है, सर कुछ कम कर दो थोड़ा सा। मतलब देखो कम ही हो जाएगा बेसिकली। अभी क्या होता है, जो भी लास्ट ईयर का ट्रेंड ये रहा है कि यूटी का सिलेबस पूरा 5 यूनिट का भी आया नहीं, आपका कम ही आएगा, 2 या 3 यूनिट का आएगा। ठीक है, हाँ सर। लेकिन मैं कोशिश करूंगी 5 यूनिट आपकी आ जाए, तो 5 आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। हाँ सर वो तो आपकी बात सही है, पर फिर भी क्योंकि अब अभी तक तो पढ़ाई करी नहीं थी हाँ, और अब सडनली बर्डन आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान चलो कि आपकी जो पीयूटी सिलेबस आएगा वो लास्ट 2 या 3 यूनिट का रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन मैं भी कह नहीं रहा ऑफिशियली, क्योंकि जब नोटिस आएगा तो आपको मैं बोल पाऊंगा, है ना।
तैयारी पूरी करो, ठीक है। होपफुली हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा अगले वीक तक। ओके, तो फिर आज मैं टॉपिक यहीं खत्म कर रहा हूँ, टाइम काफी हो गया। थैंक यू कुछ सर। पूछना हो तो ये मैं स्लाइड अभी करने वाला हूँ अपलोड, आप क्लासरूम पे वहाँ देख लेना। पूरा सोल्यूशन आपका सॉल्व है, आगे मिल जाएगा सोल्यूशन सर एक सजेशन और था सर, जो हाँ सेशनल पेपर थे हमारे हाँ, सर, उनके सॉल्यूशन और प्रोवाइड कर देना प्लीज। सोल्यूशन ठीक है, यस सर। सर प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास तो इसलिए। ठीक है, मिल जाएंगे वो, मिल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। राम राम जी सर।